हाय दोस्तों, स्वागत है आपका पैशन कंपटीशन में। सीटेट के प्रीवियस ईयर पेपर के सीरीज में हम लोग आज 8 जनवरी 2022 की हुई पेपर को डिस्कस करेंगे। इसमें हम लोग इसके सीडीपी पोर्शन को डिस्कस करेंगे। आइए तो क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है विकासात्मक परिवर्तन। तो विकासात्मक परिवर्तन क्या होता है? यह वंशानुगत कारकों और पर्यावरणीय प्रभाव की परस्पर क्रिया द्वारा होने वाला परिवर्तन होता है। और आपका जो विकासात्मक परिवर्तन होता है यह एक सतत परिवर्तन होता है तथा निरंतर होने वाला परिवर्तन होता है। तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। हम लोग चारों ऑप्शन को न डिस्कस करते हुए जो इसका सही जवाब है डायरेक्ट उसी पर टिक करके उसके बारे में एनालिसिस करते हुए आगे बढ़ेंगे ताकि वीडियो ज़्यादा लेंदी न होने पाए। तो आइए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। रिक्त स्थान स्थूल गत्यात्मक चालन कौशल का उदाहरण है, जबकि रिक्त स्थान में सूक्ष्म गत्यात्मक कौशल की आवश्यकता होती है। तो इसके पहले जो हमने पेपर सॉल्व करवाया था सेम क्वेश्चन वहाँ पर भी पूछा गया था। तो आपका स्थूल गत्यात्मक चालन कौशल के अंतर्गत क्या आता है? जैसे आपका चलना, दौड़ना, भागना, फिरना, ये सब क्या आता है? स्थूल गत्यात्मक। आपका ग्रॉस मोटर जिसमें आपके शरीर के बड़े अंग कार्य करते हैं, तो यानी कि आपका भागना क्या हो जाएगा? स्थूल गत्यात्मक के अंतर्गत आ जाएगा। जबकि सूक्ष्म गत्यात्मक कौशल में यानी कि आपके फाइन मोटर जिसमें के अंतर्गत आपके शरीर के छोटे अंग जैसे आपके हाथ की उंगलियां, ठीक है, काम करती हैं। तो इसमें क्या आ जाएगा? आपका चित्र बनाना। तो क्या हो जाएगा? भागना आपका स्थूल गत्यात्मक कौशल का उदाहरण है, जबकि चित्र बनाना आपका सूक्ष्म गत्यात्मक कौशल की आवश्यकता होती है। आइए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, इनमें से कौन सी बच्ची मध्य बाल्यावस्था में होगी? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4। एक बच्ची जो तार्किक रूप से तर्क कर सकती है और संरक्षण कर पाती है वह मध्य बाल्यावस्था में होगी। मध्य बाल्यावस्था में बच्चा का जो एज होता है वह क्या होता है? 6 से 9। और जब बच्चा एक तार्किक रूप कर सकता है यानी कि तर्क कर सकता है तो वह मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में होता है यानी कि 7 से 11। तो दोनों क्या होते हैं? सेम एज में ही होते हैं लमसम में। और जब बच्चा मध्य बाल्यावस्था में होता है तो क्या करता है? वह तर्क करने लगता है तथा संरक्षण का गुण उसमें आ जाता है। इसके साथ साथ उसे आरोही व अवरोही क्रम का भी ज्ञान हो जाता है, यानी कि वह वस्तुओं को उनके घटते और बढ़ते क्रम में क्या कर सकता है? लगा सकता है, सजा सकता है। आइए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, एक अभिकथन दिया है, साथ में उसका रीजनिंग दिया है। अभिकथन है कि बच्चे सर्वप्रथम अपने परिवार में व्यवहार के तरीके सीखते हैं और मूल्यों और जीवन के मानदंडों को जानते हैं। एकदम सही बात है। बच्चा जब जन्म लेता है तो सबसे पहले अपने माता पिता, अपने भाई बहनों से ही क्या करता है? व्यवहार करना सीखता है, ठीक है। समाज के नियम कानूनों को जानता है, ठीक है। तो यानी कि उसका जो प्राइमरी सोशलाइजेशन होता है, प्राथमिक समाजीकरण कहाँ होता है? उसके परिवार में होता है। दूसरा रीजन दिया है कि परिवार बच्चों के सामाजिकरण का एक द्वितीयक कारक है। जी नहीं, बल्कि प्राथमिक कारक होता है। आपके द्वितीयक कारक में क्या आ जाएगा? समाज आ जाएगा, संस्था आ जाएंगे, समुदाय आ जाएंगे, धर्म आ जाएंगे। ये सब परिवार क्या होता है? बच्चों का द्वितीयक कारक होता है, जबकि परिवार क्या होता है? प्राथमिक कारक होता है। तो कथन तो सही है, किंतु जो रीजन दिया है, कारण दिया है, वो गलत है। यानी कि ए सही है लेकिन आर क्या है? गलत है। तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही मिलान है? तो कौन सा युग्म आपका सही मिलान है? वह है ऑप्शन नंबर 3, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में बच्चा वर्गीकरण व संरक्षण कर पाता है। जब बच्चा मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में होता है तो उसका एज होता है 7 से 11 वर्ष। यह संज्ञानात्मक पियाजे के संज्ञानात्मक विकास का तीसरा चरण होता है और इसमें बच्चा क्या करता है? वर्गीकरण कर पाता है। वस्तुओं के गुण एवं आकार के आधार पर वह वस्तुओं को पहचान कर उन्हें क्या करता है? अलग अलग समूहों में बांट सकता है, उसी को वर्गीकरण कहते हैं, ठीक है। इसके साथ साथ वह संरक्षण भी कर पाता है तथा वस्तुओं को आरोही व अवरोही क्रम में सजा पाता है, ठीक है। तो यह मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में बच्चा क्या करता है? वर्गीकरण व संरक्षण कर पाता है, सही है। आइए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार स्वयं वह पर्यावरण के बीच संतुलन की खोज की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो यह क्या कहलाती है? आपकी साम्यीकरण कहलाती है। पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया हुआ है। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार स्वयं व पर्यावरण के बीच संतुलन की खोज की प्रक्रिया साम्यीकरण कहलाती है,
ठीक है। इस विकास प्रक्रिया में साम्यता देखने को मिलती है। पियाजे ने क्या कहा है? पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास शैशवावस्था से ही प्रारंभ हो जाती है जो जीवन पर्यंत तक चलती रहती है। और इन्होंने संज्ञानात्मक विकास के कुल 4 स्टेज की बात की है, जिसमें पहला आपका संवेदीगामक, दूसरा पूर्व संक्रियात्मक, तीसरा मूर्त संक्रियात्मक और चौथा अमूर्त संक्रियात्मक होता है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन लेव वाइगोस्की के बच्चों के बारे में विचार को सही प्रकार से दर्शाता है? तो लेव वाइगोस्की ने सामाजिक सांस्कृतिक अधिगम का सिद्धांत दिया हुआ है। इन्होंने बच्चों के सीखने में समाज और संस्कृति तथा भाषा को विशेष महत्व दिया है। तो वाइगोस्की ने सुझाव दिया है कि बच्चों में बहुत सी क्षमताएं होती है जिनमें वे कार्य शामिल है जिन्हें बच्चे सहायता के साथ कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। लेव वाइगोस्की क्या है? रूस के वैज्ञानिक थे। इनके अनुसार बच्चों में बहुत सी क्षमताएं होती हैं जिसमें वे कार्य भी सम्मिलित है जिन्हें बच्चे सहायता से करके सीखते हैं। वाइगोस्की का मानना था कि बच्चे हमेशा संक्रियात्मक भूमिका निभाते हैं, यानी कि बच्चे एक्टिव होते हैं और उनमें असीम क्षमता होती है। आइए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है कि एक शिक्षिका किस रचना का इस्तेमाल करती है जब वो एक बच्चे की जिगसा पहेली बनाने में मदद करती है इशारे व संकेतों से? तो जहाँ पर भी मदद की बात है और वह मदद किस प्रकार से दिया जाए, इशारा या संकेतों से दिया जाए, यानी कि एक प्रकार से टेम्परेरी हेल्प दिया जाए, तो वहाँ पर पाड़े की बात होती है, या इसी को ढांचा कहते हैं, या इसी को इंग्लिश में स्कैप फोल्डिंग कहते हैं। यानी कि बच्चे को सीखने में मदद करने के लिए जब अस्थायी रूप से टेम्परेरी हेल्प दिया जाए तो उसी को क्या कहते हैं हम? स्कैप फोल्डिंग या फिर पाड़ या फिर ढांचा कहते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, अभिकथन दिया है और साथ में रीजनिंग दिया। अभिकथन है कि एक बाल केंद्रित कक्षा व्यक्तिवादी होती है और एक कठोर संरचित पाठ्यक्रम का अनुसरण करती है। तो दोनों ही गलत है। कि क्या है? बाल केंद्रित कक्षा जो होती है वह बाल केंद्रित होती है। इसमें बच्चों का व्यक्तिवादी नहीं होता है, बल्कि बच्चे क्या होते हैं? सेंटर में होते हैं और उनका व्यक्तिगत भिन्नता को ध्यान में रखते हुए उनका एजुकेशन कराया जाता है, उन्हें सिखाया जाता है। ठीक है। और यह कठोर नहीं होता बल्कि सामान्य संरचित पाठ्यक्रम का अनुसरण करती है। दूसरा है कि बच्चा सबसे अच्छा तब सीखता है जब शिक्षक तानाशाह और नियंत्रक होता है। जी नहीं, बच्चा तब सबसे अच्छे से सीखेगा जब शिक्षक एक फैसिलिटेटर के रूप में होगा, एक सुविधादाता होगा, और जो शिक्षक का व्यवहार होगा वह सरल होगा। ठीक है, स्वाभाविक होगा, अच्छा होगा, बच्चों के प्रति दयालुता का भाव रखेगा, तब बच्चे अच्छे से सीखेंगे। तो ए और बी दोनों ही गलत है, यानी कि ए और आर दोनों ही क्या है? हमारे गलत हैं। ए और आर दोनों गलत हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्नलिखित में से क्या एक प्रगतिशील कक्षा की विशेषता है? तो जब भी प्रगतिशील कक्षा की बात करें, इसी को इंग्लिश में प्रोग्रेसिव क्लासरूम कहते हैं। ठीक है। तो इसकी बात किसने की है? जॉन डेवी ने की है। प्रगतिशील कक्षा में बच्चा हमेशा एक्टिव होता है, सक्रिय होता है, और यह एक बाल केंद्रित शिक्षा होती है। ठीक है। तो प्रगतिशील कक्षा में क्या होता है? गतिविधियां या कार्य करते समय बच्चों का मूल्यांकन किया जाता है। एक प्रगतिशील कक्षा की मूल विशेषता यही होती है कि कक्षा में बच्चे क्या करें? गतिविधियां करें, और जिस टाइम वो गतिविधि करते हैं नियमित रूप से उनका मूल्यांकन किया जाए। इससे क्या होगा कि बच्चों के अंदर विकास क्षमता को आसानी से पहचाना जा सकता है। आइए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है कि अमृत तर्क देता है कि हम कानूनों को बदल सकते हैं यदि वे समाज की ज़रूरतों को पूरा नहीं करते हैं, लेकिन यह आपसी सहमति और लोकतांत्रिक प्रक्रिया के माध्यम से किया जाना चाहिए। लॉरेंस कोलबर्ग के अनुसार अमृत नैतिक तर्क की किस अवस्था में आता है? तो बताइए जल्दी से कमेंट बॉक्स में, किस अवस्था में आता है? तो यह आपके सामाजिक अनुबंधन अभिविन्यास के अंतर्गत आता है। सामाजिक नियमों में व्यापक बदलाव आपसी सहमति और लोकतांत्रिक प्रक्रिया के माध्यम से ही किया जाना चाहिए। लॉरेंस कोहलबर्ग इस संदर्भ में बताते हैं कि जो सामाजिक अनुबंधन अभिविन्यास
सामान्य तौर पर सामाजिक अनुबंध समाज की उत्पत्ति और व्यक्ति के राज्य के अधिकार की वैधता से संबंधित है और यह नैतिक एवं राजनीतिक दोनों का मिश्रित रूप होता है। अतः क्या होता है, इसलिए अमृत का नैतिक तर्क सामाजिक अनुबंधन अभिविन्यास के अंतर्गत आपका आता है। आइए क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। हावर्ड गार्डनर के सिद्धांत में रिक्त स्थान बुद्धि के व्यक्तियों में अपनी पहचान, मानव अस्तित्व और जीवन के अर्थ के बारे में संवेदनशीलता होती है। तो हावर्ड गार्डनर के से क्या होता है, सीटेट में हर साल ही एक प्रश्न पूछा जाता है। इन्होंने मल्टीपल इंटेलिजेंस की थ्योरी दी है, जिसको हिंदी में बहुबुद्धि का सिद्धांत कहते हैं। तो जब बुद्धि क्या करे, अपनी पहचान, मानव अस्तित्व और जीवन के अर्थ के बारे में संवेदनशील होती है, तो वह अंतः व्यक्तिक बुद्धि होती है। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही हो जाएगा। कैसी बुद्धि होती है आपकी? अंतः व्यक्तिक बुद्धि होती है। आइए क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, गिफ्ट के तौर पर काम मिलने पर एक 5 साल की बच्ची बोली, यह मेरे लिए नहीं है, लड़की कारों से नहीं खेलती। यह वाक्य क्या दर्शाता है? जब बचपन से ही बच्चे के दिमाग में यह भर दिया जाता है तो इसे जेंडर रूढ़िवादिता कहते हैं। जेंडर रूढ़िवादिता सामाजिक दृष्टिकोण का परिचायक समझा जाता है। प्रारंभिक अवस्था से ही लड़कियों और लड़कियों के मन में, मस्तिष्क में यह भावना डाल दी जाती है कि लड़के क्या होते हैं, लड़के के खिलौने अलग और लड़कियों के खिलौने अलग होते हैं। यहीं से भेदभाव की भावना पैदा कर दी जाती है। तो इसी को जेंडर रूढ़िवादिता कहते हैं। ठीक है, क्या होता है जेंडर रूढ़िवादिता, या फिर इसी को इंग्लिश में जेंडर स्टेरियोटाइप भी कहते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है कि कक्षा में संस्कृति व भाषाई भिन्नताओं को ध्यान में रखते हुए कौन सी नीति प्रभावी होगी? तो वह कौन सी नीति आपकी प्रभावी होगी? वह होगी विभिन्नताओं को अभाव के रूप में न देखना। कक्षा में संस्कृति एवं भाषाई विभिन्नताओं को ध्यान में रखते हुए यह नीति अधिक प्रभावी होगी कि इस विभिन्नता को अभाव के रूप में नहीं बल्कि धरोहर के रूप में देखना चाहिए। सांस्कृतिक व भाषाई विभिन्नता देश या क्षेत्र की विशिष्टता होती है, विविधता की पहचान होती है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है आपका, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 प्रस्तावित करती है कि मूल्यांकन, कैसा मूल्यांकन होना चाहिए? मूल्यांकन एक निश्चित अवधि में बच्चे की प्रगति का पता लगाने के लिए महत्वपूर्ण होता है। ठीक है, तो जो हमारा नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 है, यह प्रस्तावित करती है कि एक निश्चित अवधि के अंतराल पर बच्चों का नियमित रूप से मूल्यांकन होना चाहिए ताकि उनकी प्रगति का सही अनुमान लगाया जा सके। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा दोस्तों। इसके बचे हुए 15 क्वेश्चंस को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे।